हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं सबसे लेटेस्ट पेपर का एनालिसिस यानी कि 1 मार्च 2026 वाले पेपर का एनालिसिस। आज आप देखेंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन वे में डिस्क्रिप्टिव वे में चेक करेंगे, देखेंगे कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। अगर आप बेटा सीटेड एस्पिरेंट हैं और सच में अपना सीटेड का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना ब्रेक करे बिना छोड़े कहीं से भी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सबसे लेटेस्ट पेपर है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। अगर आप आज का पेपर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर क्लैरिटी मिलने वाली है। आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है अ मेटल एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन। हमारे पास बेटा एक्स है कोई मेटल और ऑक्सीजन में बर्न हुआ है। ऑक्सीजन में बर्न हुआ मतलब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और हमारे को क्या दिया बेटा, वाइट फ्लेम दिया है। क्या दिया है? वाइट फ्लेम प्लस वाइट ऐश दिया है। ठीक है, ये दो चीजें दी हैं, वाइट फ्लेम और वाइट ऐश। तो बेटा अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि वाइट फ्लेम देते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो वो आपको क्या देता है, इट विल गिव यू रेड फ्लेम, ब्रिक रेड फ्लेम। क्या देता है? ब्रिक रेड फ्लेम। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। जब जिंक बेटा हमारा क्या देता है, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। क्या देता है? ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। याद रखेंगे। मैग्नीशियम जो होता है बेटा, मैग्नीशियम मेरा देता है वाइट, आपका क्या देता है? वाइट फ्लेम। ठीक है। और बेटा एल्युमिनियम भी मेरा क्या देता है? वाइट फ्लेम। अब मैम यहाँ तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए कि ये भी वाइट फ्लेम दे रहा है, ये भी वाइट फ्लेम। तो इन दोनों में से आंसर सही कौन सा होगा? सही होगा बेटा मेरा मैग्नीशियम, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारा एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो बेटा ये जो रिएक्शन है ये मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि दो एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्हाइट ऐश बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमारा जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक होता है एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक हमारा कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। ये कहते हैं मैन्योर को यूज ना करने का फायदा नहीं है ओवर फर्टिलाइजर पे। तो देखिए, इट मेक्स द सॉइल पोरस। ये सबको पता है कि जो मैन्योर होते हैं बेटा सॉइल को बहुत अच्छे से पोरस बनाते हैं। ठीक है। फ्रेंडली माइक्रोब भी हमारे को बेटा मैन्योर के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आता है इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए बेटा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो, उसको फिक्स करने का जो काम है वो मैन्योर का नहीं है, मैन्योर का नहीं है। अब आप मुझे बताइए बेटा कमेंट में कि आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है। ठीक है, मुझे बताइए वो कौन है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है। और इन्होंने कहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेटा मैन्योर में ज्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन काउस एंड द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो काउ का डाइजेशन होता है, यानी कि जितने हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, नॉट ओनली काउ, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या डाइजेस्ट करते हैं बेटा, सेलुलोज। हमारी जो ग्रास होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है हमारे बेटा, हम ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेलुलोज डाइजेशन वाला बैक्टीरिया नहीं होता। हर्बीवोर्स के अंदर वो बैक्टीरिया होता है। तो उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी कैसे होता है बेटा, अलग होता है। तो देखते हैं उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो आपको याद होगा बेटा जब
हमने डाइजेशन में बात की थी काउस और हर्बीवोर्स के बारे में, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट फूड को क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। पूरा का पूरा फूड बेटा ऐसे ही वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला स्टेप होगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब वो फूड कहाँ जाता है स्वेलो होने के बाद, स्टमक में। कहाँ स्टोर होता है, स्टमक के अंदर। अब स्टमक में क्या होता है बेटा, हमारा पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। कैसे, हमारे क्योंकि उनका जो स्टमक होता है वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो उस फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और क्या बना देता है, कट बना देता है। क्या बना देता है, कट बना देता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा बेटा, अब वो थोड़ा थोड़ा फूड करके ना उनके मुंह में आता है। यानी कि अब वो क्या करेंगे, च्युइंग करेंगे। क्या करेंगे, फूड का च्युइंग करेंगे, यानी कि फोर्थ स्टेप। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, स्वेलो ऑफ द फूड, यानी कि फोर्थ। फिर आपका क्या होगा, थर्ड। फिर टू। फिर वन, यानी कि ऑप्शन नंबर टू विल बी माय राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल है, देखिए बेटा यहाँ पे ये बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू एट द हाईएस्ट पॉइंट बिफोर इट बिगिंस टू फॉल डाउन। देखिए, एक बात समझिएगा बेटा, जैसे ये बॉल है, हमने इसको एक एनर्जी दी। एनर्जी देने पे क्या हुआ, ये बॉल ऊपर जाएगी। तो आपको पता होगा बेटा, जब हमने यहाँ पे एनर्जी दी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। और ऊपर जाते जाते उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो जाके रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी, जीरो। अब वो जो जीरो वेलोसिटी जहाँ पे होती है वही उसका क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट होता है। फिर 2 सेकंड के बाद वो क्या करती है बेटा, नीचे आना स्टार्ट करती है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे बिफोर बिगिन टू फॉल, गिरने से स्टार्ट होने से पहले उसके क्या वेलोसिटी पे क्या रहेगा असर। तो बेटा उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। सो ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर फोर हमारे कट जाएंगे। मैक्सिमम कब होती है, जब उसे एनर्जी मिलती है और वो ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तब हमारी क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी, तो ठीक है, क्या नेट फोर्स जीरो होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, इन दोनों में से। देखिए बेटा, अगर नेट फोर्स मेरा जीरो हो जाएगा तो बॉल मेरी कभी भी नीचे आ ही नहीं पाएगी। नेट फोर्स मतलब क्या है, कि यहाँ से जो हमने वेलोसिटी लगाई और जो ग्रेविटेशनल अपना काम कर रही है, बात समझ रहे हो, यहाँ से जो हमने एनर्जी लगाई और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा काम कर रही है नीचे लाने का, तो बॉल क्या हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी जो बॉल है वो क्या हो जाएगी बेटा, बीच में लटकी रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है बेटा, जब हमारी बॉल ऊपर जाती है तो इस पे लगातार हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहता है। इस वजह से क्या होता है कि बॉल घूम के फिर क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। सो ऑप्शन नंबर टू विल बी माय राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कहते हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं एलिमेंट के, उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले ये बात समझिए कि बेटा आइसोटॉप्स होते क्या हैं। ठीक है। पहला हमारा जरूरी है समझना कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर भी वन, मास भी वन। ठीक है। अगर हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर मेरा सेम रहता है और एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटॉप। ठीक है। एक और होता है हाइड्रोजन का, मास चेंज होता है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस केस में बेटा ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। इस आइसोटॉप्स के क्या होता है बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। आइसोटॉप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है। ट्रू। आगे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कहते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी आपकी इस पे डिपेंड नहीं करती, आपके न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, है ना। देखिए कैसे, अब उसको समझते हैं कैसे। तो बेटा याद रखिएगा
कि हमारा जो देखिए नीचे जो होता है दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज एटॉमिक नंबर, पहली चीज। दूसरी चीज जो बेटा मेरा एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो बेटा एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमने बोला कि अब देखिए प्रोटॉन जो ऊपर है वो ही नीचे रहेगा यानी कि 111, तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि आपका एटॉमिक मास चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज भी हो रहे हैं तो उससे भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, यानी कि आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उस पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ही नहीं होती। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आएगा। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी यहाँ पे, जो बच्चे सी टेट साइंस पेपर 2 के बेटा नोट्स लेना चाहते हैं, पेपर 2 के नोट्स लेना चाहते हैं, वो मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें कंटेंट है बेटा आपका साइंस का प्लस पेडोलॉजी के नोट्स होंगे। ठीक है, आपको बेटा कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कॉस्ट ओनली 250 रहेगी बेटा, कॉस्ट ओनली 250 रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार बेटा जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पेड नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे बच्चों ने बेटा क्लियर भी करा एग्जाम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। अभी हमने बेटा लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कब होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता, आप सभी को पता है। किसमें होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। और किसके एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ह्यूमंस के एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है ना। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा इसका, उसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है, याद होगा आपको बेटा, अल्कोहल का। किसका होता है बेटा, अल्कोहल का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, सीमा एंड आशुतोष सेट अप अ पेंडुलम इन द लेबोरेटरी टू कैलकुलेट its टाइम पीरियड such that distance between two extreme position of the bob is d। देखिए इन्होंने कहा है, देखिए अब एक मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है इसकी, ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, डी है। ठीक है, सीमा ऑब्जर्व्स दैट पेंडुलम बीओबी कवर्स डिस्टेंस डी बाय 4 इन 2 सेकेंड। सीमा ने देखा कि वो, बेटा सीमा ने देखा कि डी बाय 4 डिस्टेंस कितने में कवर हो रहा है, 2 सेकेंड्स में। ठीक है, आशुतोष ने सोचा कि जो सीमा ने कुछ गलती करी है, और उसने जब एक्सपेरिमेंट करा और रिपीट करा तो उसने ऑब्जर्व करा कि 3D/2 उसका 10 सेकेंड्स में कवर हो रहा था। ठीक है, अब देखिए पहले अगर मैं बात करूं, बात को समझना बेटा, एक पेंडुलम का एक साइकिल कितने कब पूरा होगा, ये मीन पोजीशन पे, यानी कि पहले आपका बेटा जो साइकिल होगी वो इस एक्सट्रीम पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे बेटा क्या है, D/2 डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आएगी, अगेन D/2। ठीक है, अब बेटा दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, अगेन D/2, फिर वापस मीन पोजीशन पे जाएगी यानी कि D/2। तो अगर आप बेटा ध्यान दें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, D/2 प्लस D/2 प्लस D/2 प्लस D/2, यानी कि एक साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2D। करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि एक साइकिल में डिस्टेंस टाइम कवर करने में कितना टाइम लगा, तो बेटा इसको देखिए। ठीक है, सीमा को बेटा अगर D/4 डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड्स लग रहे हैं, तो D कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 8 सेकंड्स।
तो एक इस डी की वैल्यू बेटा मैं यहाँ रखूंगी, तो सीमा को पूरी साइकिल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 × 8 × 16 सेकेंड्स। सिमिलरली बेटा मैं यहाँ से सॉल्व करूंगी, तो यहाँ पे क्या है 3D/2 × 10 सेकेंड्स, D इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है 2D, यानी कि 2, तो कितना हो गया बेटा 40/3। तो क्या हो जाएगा 3 1 3, ठीक, उसके बाद 10, 3 3 9 डॉट समथिंग समथिंग, मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 13 डॉट समथिंग समथिंग। तो अब देखते हैं क्या कहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इक्वल टू 12 सेकेंड इन बोथ द केस। नहीं बेटा 12 सेकेंड्स तो नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज कैलकुलेटेड बाय सीमा इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड बाय आशुतोष। ये बात सही है कि जो टाइम पीरियड है सीमा के द्वारा जो कैलकुलेट किया गया है वो बड़ा है किससे, आशुतोष से। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई राइट आंसर। Next question. Mahesh left the wheat dough in the open. After a few days, it started to emit a foul smell. ये कहते हैं एक wheat का गेहूं का डो है, उसने बेटा महेश ने ऐसे छोड़ दिया और कुछ दिन बाद उसमें से एक गंदी स्मेल आने लगी। रीजन क्या होता है, तो सीधी सी बात है बेटा उसके अंदर उस व्हीट डो के अंदर किसकी ग्रोथ होने लगी, बैक्टीरिया की। किसकी, बैक्टीरिया की आपकी ग्रोथ होने लगी। नेक्स्ट है दो सर्किट हैं ए एंड बी, आसपास में रखे हुए हैं। सर्किट ए में गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, एक ऐसा डिवाइस होता है कि अगर उसके आसपास करंट पास होती है तो उसकी नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एक क्लोज सर्किट से ऐसे देखिए, एक बार समझिए, इस तरीके से हमारा क्लोज सर्किट से बना हुआ है, यहाँ कहीं कैलकुलेटर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या है, निडल है। ठीक है, अब इसके बेटा आसपास अगर करंट होगा कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि इसके वायर के अंदर ही करंट हो, इसके आसपास भी करंट होगा, तब भी निडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक सर्किट भी है बेटा, इसके पास ही रखा हुआ है, इसमें क्या है, मेरी बैटरी है। ठीक है, और क्या है, एक की है, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, दो एंड से कनेक्टेड है। इनिशियली मेरी इसके अंदर बेटा की नहीं लगी हुई। ठीक है, अगर मैं की को इंसर्ट करती हूँ और बाद में रिमूव करती हूँ तो क्या होगा, तो समझिएगा बेटा। मैंने क्या करा बेटा, की को इंसर्ट करा, इसका सर्किट पूरा हो गया। जैसे ही सर्किट पूरा हो गया, क्योंकि इसके अंदर बैटरी थी, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब बेटा करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो इसके पास क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट का बेटा, उसका असर क्या होगा, इस वायर पे भी होगा। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इसका करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर क्या आएगा बेटा, एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि आपका बेटा डाई आउट हो जाता है शॉर्टली। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपका होगा। और जब की रिमूव करेंगे तो बेटा सारा का सारा आपका जो वो आपकी जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो इनिशियल पोजीशन पे वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रेफरिंग प्रेशर कुकर ओवर पैन्स फॉर कुकिंग द फूड क्विकली एट द हाई एल्टीट्यूड। ये कहते हैं कि किस वजह से हम लोग हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे जाकर हम लोग प्रेशर कुकर को प्रेफर करते हैं ओवर द पैन्स। तो एक बात समझिए बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेक्ट, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बेटा नीचे देखिए, मान एक बात समझिए, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे पानी को बॉईल होने में क्या लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
क्योंकि यहाँ दबाव ज़्यादा है तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। अब जब ऊपर जाएँगे तो ऊपर इस बॉन्ड को ब्रेक करने आसान होगा क्योंकि प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम है, बॉन्ड करना ब्रेक आसान होगा। तो सीधी-सी बात है कि जो भी हमारा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, 100 डिग्री से कम होगा, ठीक है? लोअर हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रेशर कुकर को ऊपर प्रेफर करते हैं ओवर द पैन। तो क्या है, लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीज इन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, डिक्रीज। देखिए कहाँ है, लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आधे बच्चे गलत करके आए होंगे इसे। बॉल ए है और बॉल बी है, डेंसिटीज दे रखी हैं, हैवियर बता रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ बॉल ए एंड बी आर सबमर्ज्ड इन टू आइडेंटिकल कंटेनर। यहाँ पे वर्ड आ गया बेटा सबमर्ज्ड। इसका मतलब दोनों की दोनों बॉल क्या है बेटा, डूब चुकी हैं उसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, पानी। तो कौन सी बात स्टेटमेंट होगी सही? तो बेटा इसका स्टेटमेंट सही होगा कि दोनों की जो बॉल्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेस करेंगी। अब आप कहेंगे क्यों मैम, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार कंसेप्ट है ये। अगर मेरी जो बॉल्स हैं या कोई भी आइटम है वो सबमर्ज्ड हो जाती है, तो क्या होगा बेटा, सबमर्ज हो जाती है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वो सेम अमाउंट का पानी क्या करती हैं, डिस्प्लेस करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है सबमर्ज नहीं है, समवेयर इन बिटवीन द वाटर है, यानी कि थोड़ा सा डूब रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, तो बेटा उस केस में हमारा वॉल्यूम नहीं, उस केस में जो उनका वेट होता है वो मैटर करता है, मास मैटर करता है, डेंसिटीज मैटर करती हैं। लेकिन अगर वो सबमर्ज्ड हो चुकी हैं तो वो उतना ही डिस्प्लेस करेंगे जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर बेटा आपका डिस्प्लेस किया जाएगा दोनों बॉल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल गिवन। बेटा ये सॉइल प्रोफाइल से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, हमें बताना है कौन कौन सी है। तो द लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड विद क्रैक्स। आपको पता है बेटा छोटे छोटे रॉक्स और क्रैक्स से बनी हुई है। तो मेरे को इतना पता है बेटा, जो सबसे ऊपर की जो सॉइल होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। हम सबको पता है सबसे ज्यादा ह्यूमस कहाँ है, सबसे ऊपर वाली लेयर पे होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। तो एक्स जो है वो मेरा 1 तो हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, ए हॉरिजन भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, सी हॉरिजन हमारा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्या करें। द लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड रिटेन्स मोर वाटर। सॉफ्ट है, पोरस है, रिटेन वाटर। द कॉम्पैक्ट लेयर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स बट लेस ह्यूमस। ये सीधी सी बात बेटा, मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा है कि ये लेस ह्यूमस है, जबकि सबसे ज्यादा ह्यूमस तो हमारे को टॉप सॉइल में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, टॉप सॉइल तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। पोरस और रिटेन मोर वाटर कहाँ होता है बेटा, हॉरिजन में होता है, ए हॉरिजन में। और कॉम्पैक्ट लेयर जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो कौन सा होता है, बी हॉरिजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो कभी कभी अगर आपको आंसर नहीं पता तो बेटा इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following represents a set of communicable disease? communicable disease बतानी है। communicable disease वो होती है जो बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है। कॉलेरा, चेचक, बेटा चेचक आप सभी को पता है फैलती है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी नहीं है बेटा कि जो किसी के अंदर जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। चिकन फॉक्स फैलता है, कैंसर नहीं फैलता। आपको बतानी है फैलने की सारे के सारे बेटा फैलने वाली चीज है, ओके। चिकन पॉक्स बिल्कुल फैलता है बेटा, कैंसर किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, कॉमन कोल्ड फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकता। अब आपका बेटा इसमें एक ही बच्चा है, दैट इज कॉमन फ्लू, अस्थमा एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ऊपर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी बेटा यहाँ मीजल्स हमें फैलने वाली बतानी है, तो मीजल्स तो फैलता है ही। ट्यूबरक्लोसिस भी फैलता है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है।
जो एयर के थ्रू फैलता है। कॉलेरा हमारा बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो पानी या फूड की वजह से फैलता है। और मीजल्स हमारा बेटा वायरल इन्फेक्शन होता है जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय राइट आंसर। ठीक है। अस्थमा बेटा, किसी को अस्थमा है तो उसे दूसरे को नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, assertion रीजन क्या हमें बताना है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सभी को पता है ये ट्रू है बेटा। आइस कंपाउंड विद द सराउंडिंग एयर विच लीड्स टू द इंक्रीज बायंसी। देखिए कहते हैं कि आसपास की एयर से मिलने की वजह से वो उसकी बायंसी बढ़ती है। नहीं बेटा, आइस का क्या होता है ना, जो अंदर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। एक अंदर से बेटा लैटिस फॉर्म होता है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से एक लैटिस फॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है बेटा, आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। डेंसिटी घटने की वजह से क्या हो जाता है, पानी से डेंसिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से क्या आइस ना फ्लोट करती है। तो ये रीजन गलत है। तो आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है बेटा इनकरेक्ट कौन सा है। ये कहते हैं डाइंग जो होता है डिफरेंट कलर का वो बर्ड्स को पिक करने के बाद होता है। ओके। सॉर्टिंग इज डन आफ्टर शेयरिंग, बिल्कुल सही है बेटा। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो पहले वूल होता है बेटा उसको मतलब जो शिप होती है उसके जो वूल्स होते हैं उसे रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग हो गया, सॉर्टिंग की जाता है। शेयरिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग, नो बेटा स्काउरिंग बाद में की जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, शेयरिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक सेल इज नॉट ट्रू। यूकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहले बेटा आप ये समझिए कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं बेटा, हमारे आपके वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मेमोरी बाउंड न्यूक्लियस होता है ना। और आपके बेटा ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किसी में भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर बेटा मेमोरी बाउंड सेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस हमारा फैला रहता है। इन्होंने बोला है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए यूकैरियोट्स से सेल हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होता है जैसे एमोबिया, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में हो गया बेटा ह्यूमंस। हम लोग किस में आते हैं बेटा, हमारे पास कैसे सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, ये बात भी सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक सेल्स, नहीं बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के केस में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बेटा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। सो आपके फॉल्स कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एक मैजिकल मिरर के आगे खड़ी है। शी ऑब्जर्व द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। देखिए उसको हेड जो है बिग दिख रहा है, मिडिल पोर्शन सेम दिख रहा है, और जो उसके लेग्स हैं वो इसे स्मॉल दिख रहे हैं। अब आपको पता है बेटा बिगर इमेज किस में दिखती है, कॉनकेव में। सेम किस में मिलती है, प्लेन में। और छोटी इमेज किस में मिलती है, कॉन्वेक्स में। यही हम याद करते आए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा बेटा, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। मिसमैच पेयर पूछा गया बेटा, तो एस्ट्रोजन ओवरी से होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। थायराइड ग्लैंड में बेटा थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स निकलते हैं। और आपका जो बेटा एड्रेनलिन है वो एड्रेनलिन ग्लैंड्स, यानी कि आपके जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स है वहां से आपके एड्रेनलिन निकलता है, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मिसमैच पेयर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट रिएक्शन 1 R1 एंड R2 सही है। ये कहते हैं रिएक्शन ऑफ स्लेग लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जब बेटा आपका स्लेग लाइम, ठीक है, स्लेग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनाता है, प्लस हीट भी आपका बेटा रिलीज करता है। ये वही रिएक्शन है जिसमें आपका बेटा एक मिल्की सा आपका वो निकल के आता है, ठीक है, मिल्क मिल्क प्रेसिपिटेट आपका बनता है। तो अब इन्होंने पूछा है बेटा आपका जो पहला रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ स्लेग लाइम विथ
कार्बन डाइऑक्साइड कैसी रिएक्शन है बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्यों है? रीजन बीइंग क्योंकि इसमें से क्या कर रही है, हीट निकल रही है। हीट ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हीट निकल रही है। तो बेटा एंडोथर्मिक तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बेटा आपका कुछ नया बन रहा है। देखिए इन दोनों को मिला के आपका कंबाइन हो रहा है, ना कि डिकम्पोज हो रहा है ना। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। अब आपका बेटा क्या कॉम्बिनेशन है, ये अब जो R2 है वो क्या है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन देखते हैं। हीटिंग ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का टूटना, यानी कि CaHCO3/2, इसका जो टूटना है, तो ये बेटा टूटेगा तो क्या बनेगा, CaCO3, ठीक है, प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है बेटा, यहाँ पे एक कंपाउंड है जो कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में ब्रेक हो गया। तो ये रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय राइट आंसर। ऊपर वाली रिएक्शन क्या है बेटा, दो कंपाउंड्स मिलके नया कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रही है बेटा, हीट निकल रही है प्लस वाटर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है, कंपाउंड है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको हीट करेंगे, हीट किया जा रहा है इसे, तो हमारे कंपाउंड निकलेंगे आपका क्या क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे में इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन है एक्स, जो कि फिनोल्फिलीन सॉल्यूशन को पिंक बनाता है, ठीक है। फिनोल्फिलीन क्या होता है बेटा, हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, ठीक है, जो आपका बेटा हमें बताता है कोई चीज एसिडिक है या क्या है, बेसिक है। ये कहते हैं कि एक हमने एक्वस सॉल्यूशन मिलाया वाई एक्स के अंदर, तो उससे क्या हुआ, कलर डिसअपियर हो गया, कलर डिसअपियर हो गया। अब यहाँ पे पता है समझने वाली बात, पता है क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो पिंक होता है फिनोल्फिलीन में, वो किस केस में होता है ना। तो बेटा देखिए, फिनोल्फिलीन में जो पिंक होता है वो तब होता है जब हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, जब मेरा सॉल्यूशन बेटा कैसा होता है, बेसिक होता है। पिंक अगर मेरा फिनोल्फिलीन में यूज कर रही हूँ, याद रखेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक में क्या होता है, बेसिक में होता है पिंक, और एसिडिक में और न्यूट्रल में इसमें क्या रहता है, कलरलेस। अब ये बताओ, अगर वो पिंक है तो इसका मतलब एक्स मेरा क्या है, बेस है, बेसिक है, यानी कि इसका पीएच क्या रहा होगा, एक्स का 7 से ज्यादा रहा होगा। अब मैंने इसके अंदर बेटा एक्स मिलाया, तो इसको कलरलेस कब कलरलेस ही कब बनेगा, जब मेरा वाई क्या रहा होगा, एसिडिक। सीधी सी बात है बेटा, एसिडिक बेसिक के साथ मिलकर ही तो न्यूट्रल बनता है ना, कलरलेस बना होगा। तो इन्होंने पूछा है एक्स और वाई के बारे में क्या चीज सही है, एक्स इज स्ट्रांगली बेसिक, वाई इज वीक बेस। अगर वीक बेस हो बेटे, सबसे पहली बात मैंने बताया, वाई क्या होगा मेरा, एसिडिक होगा। एक्स हैज पीएच लेस देन वाई, अगर बेटा एक्स की वैल्यू लेस देन पीएच होगी तो वो एसिडिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक्स इज स्ट्रांगली एसिडिक, नो। बेसिक है बेटा, एक्स हैज पीएच मोर देन 7 एंड वाई हैज पीएच लेस देन 7, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि एक्स का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा क्या होता है बेटा, 7 से ज्यादा हमें बेस देता है, ठीक है, और 7 से कम हमें क्या मिलता है, एसिडिक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, किस चीज के, यहाँ से बेटा मेरे क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके पेडोलॉजी के। आपसे एक निवेदन है बेटा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सभी वीडियोस को देखिएगा। मेरे चैनल पे बेटा कंटेंट भी प्रिपेयर करवाया जा रहा है, आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग भी कर दी है, पहले भी है बेटा ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे बेटा नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं,
वो मुझे इस नंबर पर बेटा कॉल कर सकते हैं, 9953899262। सॉरी, कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। 250 बेटा नोट्स की कॉस्ट रहेगी, जिसमें हमारा कंटेंट प्लस पेडोलॉजी रहेगा, प्लस पूरा सपोर्ट रहेगा आप सभी के लिए। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना, जो भी पॉसिबल हेल्प होगी आई विल डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। हमारे को एक पैराग्राफ दिया है, हमें बताना है कि साइंस का कौन सा नेचर ये बताता है। विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हमें जो दूर रखे ऑब्जेक्ट हैं वो छोटे दिखते हैं, पास वाले हमारे बिगड़ दिखते हैं। इंटरेस्टिंगली ही उन्होंने बताया कि जो विजन ही जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जो लाइट रेज हमारी आईज से निकलती हैं उसकी वजह से होती हैं, और हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी बीसी में बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब दिखाई देता है जब हमारे को किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो लाइट है बेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि साइंस क्या है, टेंटेटिव है। साइंस क्या है, टेंटेटिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे हमारे पर्सनल ओपिनियन मायने रखते हो, जहाँ पे हमारे पर्सनल ओपिनियन से इफेक्ट आ सकता हो, उसे हम बोलते हैं आपके साइंस सब्जेक्टिव। ठीक है, टेंटेटिव मतलब आज किसी साइंटिस्ट ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, कल को उसे कुछ न्यू एविडेंसेस मिले, नई चीजें मिली, तो उसने उस चीज को चेंज कर दिया। तो स्टेटमेंट 1 क्या है मेरा, ट्रू है। स्टेटमेंट आपका ट्रू 2 क्या है, फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेट कंसेप्शन। तो पहले समझिए ऑल्टरनेट कंसेप्शंस क्या होते हैं। बेटा ऑल्टरनेट कंसेप्शंस वो कंसेप्शंस होते हैं जो बच्चे अपने एक माइंड में जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, जब वो अपने आसपास की चीजों को होते हुए देखते हैं, करते हुए देखते हैं। समझिए, ये जो कंसेप्शंस होते हैं ना, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होते हैं बच्चे ने अपने माइंड में तब बनाए हुए होते हैं जब वो उस चीज को रिपीटेडली अपनी आई से देख रहा होता है। ठीक है, तो अब आप एक बार बताइए, जब बच्चा कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे है उससे ऑल्टरनेट कंसेप्शन बनेगा। देखिए नेक्स्ट है, फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स करती है नेचर और मटेरियल से इट इज मेड अप ऑफ। तो इसमें बेटा बच्चे ने कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी, उसे नहीं पता मटेरियल का नेचर क्या है, तो ये नहीं हो सकता। हैवियर ऑब्जेक्ट ऑलवेज सिंक्स एंड वाइल लाइटर ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, ये तो बच्चा हर बेटा बच्चा करके देखता है बचपन से, वो यही ट्राई करता रहता है, कभी मग्गा डालेगा, कभी अपने टॉयज डालेगा, कभी कुछ डालेगा। ठीक है, तो उससे वो ये चीज ऑब्जर्व करता है कि हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जहाँ बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करके अपने आप करके किसी चीज को यहाँ पे वो अपनी एक कंसेप्शन बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब साइंटिफिक हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती क्या है, पहले ये समझिए। साइंटिफिक हाइपोथेसिस बेटा एक एजुकेटेड गैस होती है जो हमें ये बताता है कि कोई चीज क्यों और कैसे होगी। यानी कि एक हाइपोथेसिस क्या होती है बेटा, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, ये एक एजुकेटेड गैस कहेंगे हम बेसिकली। तो अब क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस के बाद अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। अब वो ये चेक करते हैं कि जो हाइपोथेसिस ये दी गई है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। हाइपोथेसिस एक कंसेंसस स्टेटमेंट होता है फिनोमिनन का, जिसे फ्रेम किया जाता है बिफोर या आफ्टर एक्सपेरिमेंट। आफ्टर गलत है बेटा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस नहीं बनती। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव यानी कि टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन है जो हमें ऑलरेडी पता होता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस हम कब देंगे, जब हमें किसी चीज के बारे में आइडिया होगा तो हम उसे एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर वो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट से उसकी जो वैलिडिटी है वो चेक होगी। हाइपोथेसिस बेटा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होता है फर्मली सपोर्टेड बाय द एविडेंस। जब हम बेटा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, साइंटिफिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा ऑब्जर्वेशन नहीं होता, हाइपोथेसिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, अपने सेंसेस की मदद से करते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग। बच्चे के अंदर बेटा मुझे एनालिटिकल थिंकिंग बनानी है, यानी कि जहाँ बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को देख समझ के कर रहा है, चीजों को खुद से कर रहा है, वो से क्या होता है, बच्चे के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग आती है। अब देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन बताइए जहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसमें क्या है, बच्चा सेट ऑफ एग्जांपल्स में से बेटा एक एग्जांपल बना देगा, तो यहाँ पे उसको एनालिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप नहीं होने की है। अब मैंने उसे बेटा एक मिक्सचर दे दिया सल्फर का और आयरन का, अब उससे काई से सेपरेट कीजिए। अब बच्चा क्या करेगा बेटा, दोनों की प्रॉपर्टीज को ध्यान देगा, उसको वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट से कोशिश करेगा अलग अलग करने की। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग प्रमोट होगी। इल्यूस्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट कभी भी बेटा प्रैक्टिकल वर्ड्स में नहीं आते, नेगेटिव वर्ड्स में ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टीचर ने बेटा आयरन नेल दिया, कॉल पीस दिया, एल्यूमिनियम वायर दिया, पेंसिल दिया अपने स्टूडेंट को, और उनको बोला इसे आइडेंटिफाई करो जिनको हम शीट्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि हम मैलिएबल प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि कौन सी मैलिएबल है, और उन्हें रिकॉर्ड करो। तो बेटा एक तो पहली बात ये समझे, जब हम वर्ड कर रहे हैं रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स, तो यहाँ पे ये वर्ड हो जाता है कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स मतलब कम्युनिकेशन। अब बेटा हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्लासिफाई करेंगे, किसे हम शीट में कर सकते हैं, किसे हम शीट में नहीं कर सकते। तो क्लासिफाइंग होता है, कम्युनिकेशन हो गया, और बेटा ऑब्जर्व होगा ना यहाँ पे साथ में, कि हम ये देखेंगे ना भाई, क्लासिफाई तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे ना चीज को। भाई आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने देखा कुछ चीजें हैं जो शीट में कन्वर्ट हो गई, कुछ चीजें हैं जो ब्रेक हो गई, तो आपने ये ऑब्जर्व करा। उसके बाद आपने क्लासिफाई करा कि ये मैलिएबल है, ये हमारे डक्टाइल है, सॉरी ये मैलिएबल है, ये हमारे बेटा पाउडर में ब्रेक हो जाते हैं, तो क्लासिफाई करा। फिर हमने अपनी रिकॉर्डिंग को लिखा, यानी कि कम्युनिकेशन करा। तो ऑप्शन नंबर 1। हाइपोथेसिस मैंने बताया था बेटा क्या होते हैं, एजुकेटेड गैसेस होते हैं जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे बच्चा कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, बस जो हमें दिए गए हैं उस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो क्वेश्चनिंग भी नहीं होगी। तो ये तीनों ऑप्शन ही हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। Next है, which of the following does not characterize critical pedagogy in science? Critical pedagogy होती क्या है? क्रिटिकल पेडोलॉजी बेटा साइंस में एक एजुकेशनल अप्रोच होता है जो स्टूडेंट को encourage करता है कि वो जो टेक्स्ट बुक के फैक्ट्स हैं उससे बियॉन्ड चीज़ों को देखें, और क्वेश्चन करें कि किस तरीके से साइंस का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, पावर पे, इनइक्वालिटी पे पड़ता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पेडोलॉजी बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है क्रिटिकल पेडोलॉजी की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टीचर प्ले करता है रोल मॉरल अथॉरिटी का क्लास में एंड इंश्योर करेगा डिसिप्लिन। टीचर प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी लर्नर को कि खुद को एक्सप्रेस करे, तो ये तो पक्का है, तो ये नोट में तो आएगा नहीं। टीचर ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। लर्नर के बीच में बेटा वो डिफरेंसेस और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा। टीचर कल्टिवेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। लर्नर्स के बीच में बेटा क्या है, वो सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज को कल्टीवेट करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो है। तो बेटा इसमें हमारे जो ऑप्शंस नहीं हैं वो कौन कौन से नहीं है, इसमें मेरा मेरा जो पहला ऑप्शन है वो नहीं है। हमें डिसिप्लिन नहीं लेके आना बच्चे के अंदर, यहाँ पे मोरल मतलब टीचर को एक अथॉरिटी की तरह काम नहीं करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, थर्ड वन है। ठीक है, कि टीचर क्या कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस जो हैं लर्नर्स के उसे अवॉइड कर रहा है। हमें अवॉइड नहीं करना, उन्हें एंटरटेन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 नॉट पूछा है ना बेटा, 1 and 3, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई आंसर। चलिए बेटा 3 क्वेश्चंस रहेगा, जल्दी जल्दी करते हैं। ये कहते हैं एक गुड साइंटिफिक थ्योरी हमारी नॉन फॉल्सिबल, यानी कहते हैं एक साइंटिफिक अच्छी साइंटिफिक थ्योरी वो होती है जिसे हम कभी गलती साबित नहीं कर सकते। अगर बेटा अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को गलत साबित नहीं करेंगे, तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके जो नई नई फाइंडिंग्स होंगी तो फिर उनका क्या होगा। ठीक है, हमारी जो बेटा थ्योरीज बनी होती है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग थ्योरी पर ही बेस्ड होती हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कहते हैं कि अगर एक भी ऑब्जर्वेशन हमारी जो थ्योरी की प्रिडिक्शन है उसके खिलाफ जाती है, तो वो थ्योरी को गलत करने के प्रूफ करने के लिए सही होते हैं, तो ये बेटा स्टेटमेंट सही है। ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं कि एनसीआर 2005 रिकमेंड करता है कि टीचर जो होता है बेटा एक एक्शन रिसर्च में एंगेज होना चाहिए। इसमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो सही नहीं है,
कि इट इज़ कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स देमसेल्फ रेदर देन प्रोफेशनल टीचर। सही बात है बेटा, टीचर्स को खुद से कंडक्ट करना चाहिए, प्रोफेशनल टीचर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पर्पस बेटा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को डेवलप करना है रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग, या रिजल्ट जो होते हैं एक्शन रिसर्च के हमेशा जनरलाइजेबल हो, ये बात भी सही है बेटा। इट इज़ अ प्लान प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन, एक प्लान प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रैक्टिशनर करते हैं रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, इसका पर्पस ये नहीं है कि हमारी जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है उसको हमें थ्योरी को डेवलप करना है टीचिंग लर्निंग से। नेक्स्ट क्या है, एक साइंस क्लास के दौरान एक टीचर जो है टीचर्स के स्टूडेंट्स की जो परसेप्शंस है उसे एक्सप्लोर करता है कि वो साइंटिस्ट के बारे में भी, साइंटिस्ट कैसे दिखते हैं उस चीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके लिए उसे बहुत सारे रेस्पॉन्सेज मिले। सबसे ऐप जो रेस्पॉन्स है वो क्या होगा, दे आर ऑलवेज सीरियस इन थॉट्स, नहीं बेटा, दे आर लाइक एनी अदर पर्सन। बेटा साइंटिस्ट भी हमारे जैसे ही होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, लॉस्ट होते हैं नहीं, जल्दी में रहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सो गाइज दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। A teacher wants to inquiry approach to teach shadow formation to the learner। टीचर को बेटा shadow formation के बारे में पढ़ाना है। अप्रोच इंक्वायरी अप्रोच है। इंक्वायरी अप्रोच में होता क्या है पहले ये समझिए। इसमें बेटा स्टूडेंट एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करता है, प्रॉब्लम को क्वेश्चन पूछता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, अपने कंक्लूजन्स देता है। दिस इज इंक्वायरी अप्रोच। ठीक है। सुटेबल टीचिंग लर्निंग कंसेप्ट कौन है बेटा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो ये नहीं हो सकता। लेट द लर्नर ऑब्जर्व अराउंड, बिल्कुल सही बात है, हम लर्नर को क्या करेंगे बेटा, अपने आसपास की चीज़ों को देखो और डिफरेंट मटेरियल को ट्राई करो और शेडो की फॉर्मेशन को बनाओ। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। टेक्स्ट बुक से रेलिवेंट टेक्स्ट पढ़ो, नहीं हो सकता, डेमोन्स्ट्रेट नेगेटिव होता है, मैंने पहले ही बता दिया। सो गाइज दिस इज ऑल, हमने 1 मार्च 2026 का पेपर सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लगे, अगेन आई एम आस्किंग टेलिंग यू बेटा, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा सकूं। गाइस थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।